नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हम यहाँ पर कवर करते हैं। मैं हूँ नीलेश और आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूँ। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेटेड नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पे प्री के नोट्स के साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है, जिसकी कॉस्ट आपको 895 है। इसमें आप छोटे छोटे खंडों में 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ और प्रश्न पत्र जो आपका पेपर होगा वो उपलब्ध रहेगा। साथ ही में मुख्य परीक्षा के साथ आपको एमपीपीएससी मेंस 2021 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। 2022 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय भी उतना ही है। ये नोट्स दोनों आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिसकी कोई अलग से कॉस्ट नहीं ली जाएगी। करंट अफेयर शुरू करने से पहले हमने देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी की गई थी 1983 में। ये दोनों पुरस्कार देवी अहिल्याबाई पुरस्कार और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, ये दोनों अभी निमाड़ उत्सव जो आयोजित होगा वहां पर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस दुग्ध संघ को A+ ग्रेड मिला है? तो ये है भोपाल। और ये मध्य प्रदेश का ही पहला एक दुग्ध संघ है जहां पे सांची के दूध प्रोडक्ट की प्रोडक्टिंग होती है, जिसको A+ ग्रेड मिला है। भूखंड देने का अभियान कब से चलाया जाएगा? तो ये 28 नवंबर से चलाया जाएगा। इसकी घोषणा भी 2 नवंबर को की गई है। जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराएगी, साथ में उन्हें पट्टा देगी। मध्य प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है या शुरुआत की गई है? ये की गई है ग्वालियर में। लगभग 5 से 7 देशों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हैं, साथ में भारत के सभी राज्यों के कलाकार आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब से लागू किया जाएगा? तो ये जनजाति गौरव दिवस जो 15 नवंबर को आयोजित होगा पूरे भारतवर्ष में, उस दिन मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी पहले भी घोषणा कर दी थी, लेकिन एक बार ऑफिशियल प्रोग्राम इसका ऑर्गेनाइज हो जाने दीजिए, तब चीज थोड़ा सा क्लियर होगी कि ये आंशिक रूप से पेसा एक्ट लागू किया गया था, जो अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने टांटा मामा दिवस के दिन इसकी घोषणा करी थी, या आगे जो 15 नवंबर को लागू होगा उस दिन से ही लागू किया जा रहा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों में हमने देखा था, हाल ही खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन मेघ चक्र है ये सीबीआई का बाल यौन शोषण कार्यक्रम है। और इसमें जो भी बालिकाओं का शोषण वगैरह होता है, जहां पे उन्हें रखा जाता है, एक तरह से कैद करके रखा जाता है, उसके लिए अभियान चलाया गया था। बहुत ही बड़े स्तर पर पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाया गया था। हाल ही में लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ब्राजील के चुने गए हैं। काफी समय के बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष युगलों का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि 1983 के बाद भारत ने ये खिताब जीता है। आरबीआई के पहले पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपए में कितने बैंकों को सम्मिलित किया गया है? तो 9 बैंकों को सम्मिलित किया गया है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। पीएम मोदी ने हाल ही में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ भी हम मान लेते हैं। ये सभी राज्यों के लिए, सभी राज्य जो हमारे 4 राज्य हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पर विशेषकर भीलों के लिए बहुत ही पवित्र धाम है उनके लिए। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमने आपको बताई है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। इस पे लगभग 1500 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। एक तरह का ये आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। अभी एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, RRR, ये भी आदिवासी से संबंधित थी। इसके बारे में जल्दी एक प्रश्न लेकर के आएंगे, लेकिन आप जब ये मूवी देखेंगे तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश सरकार का 2025 तक सिंचित भूमि का क्षेत्रफल कितना करने का लक्ष्य है? यानी मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2025 तक वो जो सिंचित भूमि है कितना कर देगी? 45 लाख हेक्टेयर करेगी, 50 लाख हेक्टेयर करेगी, 65 लाख हेक्टेयर करेगी या 43 लाख हेक्टेयर करेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 65 लाख हेक्टेयर करेगी। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमने आपसे कहा है कि अगले 1 तारीख से 7 तारीख तक लगातार स्थापना दिवस के कार्यक्रम अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे, और यहाँ पर सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करेगी।
और उसका जो कंपैरिजन चल रहा है पूरे ये जो अभी चल रहा है अपना कार्यक्रम चल रहा है स्थापना दिवस का, 2003 से जो वर्तमान सरकार है जब से सत्ता में आई है उसको वो 2022 में कंपैरिजन कर रही है। लगभग 18 वर्षों का जो बीच का गैप है ये आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब हमें सत्ता मिली थी तो हम कहाँ थे और वर्तमान में कहाँ हैं। तो यहाँ पर जब उपलब्धियां बताई जाती हैं सरकार की तरफ से तो प्रश्नों के वहां से बनने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि कुछ घोषणाएं होती हैं, उपलब्धियां होती हैं और लक्ष्य होते हैं। तीन ही चीजों का ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि जो 2024 का वर्ष है ये इलेक्शन ईयर है। अब जब इलेक्शन ईयर है तो स्वाभाविक है सरकार घोषणाएं करेगी और अपनी उपलब्धियां बताएगी, यहीं से हमारे प्रश्नों के बनने की संभावना है। तो जो भी कंटेंट या जो भी सरकार फैक्ट्स रखेगी उसे हम प्रश्नों के रूप में आपके बीच में लेकर के आएंगे। और यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा काम ये रहेगा, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे कि जो भी ऐसे फैक्ट्स बताए जाते हैं आप अपने जो भी नोट्स हैं या आपकी कॉपी है वहां पर इनको जरूर अपडेट कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वर्तमान में 19.74% है, जो कि देश में सर्वाधिक है किसी राज्य की जो ग्रोथ है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में बताया था अभी 4 से 5 दिन पहले। ये कोविड-19 है उसके बाद मध्य प्रदेश विकसित राज्यों में आगे है। लगभग 5 राज्यों की इसमें था, जिनमें से सबसे आगे मध्य प्रदेश चल रहा है, महाराष्ट्र है, कई राज्य हैं। प्रति व्यक्ति आय की जो बात करी जाए तो उसमें जो कंपैरिजन किया, वर्तमान जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,37,000 रुपए है। ये करंट जो रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताई जा रही है। जो कृषि विकास दर है वो 14% है मध्य प्रदेश की, इसको भी मध्य प्रदेश को सर्वाधिक कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो बिजली उत्पादन है वर्तमान में, कंप्लीट बिजली उत्पादन जिसमें तीनों प्रकार की ऊर्जा सम्मिलित है, वो हमारा 21,000 मेगावाट है, जिसमें 2,444 मेगावाट की जो आपकी पवन ऊर्जा है बिजली की, वहीं पे जो 2,000 मेगावाट की है वो सौर ऊर्जा है। ठीक है, जो 2003 में संचित भूमि थी, हमारी जो सिंचित भूमि थी वो 7 लाख हेक्टेयर के करीब थी 2003 में। वर्तमान में ये 43 लाख हेक्टेयर हो गई है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक इसे हम 65 लाख हेक्टेयर कर देंगे। वहीं पे गेहूं उत्पादन की बात करी जाए तो लगभग 129 लाख टन की जो गेहूं है इस वर्ष सरकार ने खरीदी करी है समर्थन मूल्य में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो समर्थन मूल्य का गेहूं परचेज होता है ये सोसाइटियों में होता है, लेकिन जो प्राइवेट मंडियां होती है, प्राइवेट जगह होती है, वहां पे जो गेहूं बेचते हैं उसको सरकार यहाँ पर काउंट नहीं करती है। और इस वर्ष जो सरकार ने सर्वाधिक जो गेहूं का क्या कहते हैं एक्सपोर्ट हुआ है, मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक गेहूं एक्सपोर्ट किया है। ये आपको मालूम है कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसके कारण वैश्विक रूप से गेहूं की बहुत सारी कमी हो गई थी। तो इसी समय पे जो गेहूं की हमारे यहाँ से भारतवर्ष ने काफी ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट किया था, कई अलग अलग देशों को किया था, ग्रीस को भी किया था, टर्की को भी किया था, तो टर्की का बीच में कैंसिल भी हो गया था। इसके अलावा हमारे पास जो गेहूं बचा हुआ तो हमने अफगानिस्तान भी भेजा था। ठीक है, तो जहां पे भुखमरी में हमसे मात्र 2% पीछे चल रहा है, उस देश को हमने गेहूं भी भेजा था। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, आप इनको यहाँ से अपडेट कर लेंगे। ये मोटी मोटी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं अंकित पाल, इनका किस खेल से संबंध है? मलखम्ब से, कुश्ती से, शूटिंग से या हॉकी से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हॉकी। 2 दिन पहले हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के जो जूनियर टीम है हॉकी की, इन्होंने सुल्तान ऑफ जोहर कप जो मलेशिया में होता है, मलेशिया के जौहर जो स्थान है वहां पे होता है, इन्हीं की याद में कप आयोजित किया जाता है। इसमें गोल्ड पदक जीता है मध्य प्रदेश ने, जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये जीता है। वहां पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं अंकित पाल, ये कर रहे थे जूनियर टीम का हॉकी की। और जो सुल्तान जौहर कप मलेशिया अंडर 21 है, ये क्या है? एक फील्ड टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। जो अंकित पाल हैं ये रहने वाले हैं ग्वालियर के, लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग हो रही है वो भोपाल में, पुरुष जो हॉकी एकेडमी है भोपाल पे, वहां पे इनकी ट्रेनिंग हो रही। इसके पहले अन्य भी खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी, चौथे नंबर के खिलाड़ी 3 खिलाड़ी और थे जिन्होंने जौहर कप में प्रतिनिधित्व किया था भारत का। उनमें तो एक तो 2018 में भारतीय सीनियर टीम के सदस्य थे विवेक सागर प्रसाद, इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था। वहीं पे वीना चंद्रा ने देश का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में बालिकाओं को कॉलेज में प्रवेश लेने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 30,000 की दी जाएगी, 15,000 की दी जाएगी, 25,000 की दी जाएगी या 20,000 की दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 25,000 की राशि दी जाएगी।
लाडली लक्ष्मी योजना हमारे यहाँ काफी पहले से चल रही थी। सरकार ने इसमें अब इसका वर्जन 2 लॉन्च किया है, जिसमें कई परिवर्तन किए। उनमें से एक परिवर्तन ये है। अब आपसे यहाँ यदि पूछा जाए कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो हमेशा याद रखना है हमें कि लाडली लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 8 मई 2022 को हुई थी, जिस दिन लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि इसकी शुरुआत 2 नवंबर से हुई है। 2 नवंबर से इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसकी जो औपचारिक शुरुआत हो गई थी वो 8 मई से हो गई थी, लेकिन जो इसका क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है, यानी इसके अंदर जो सरकार ने अलग अलग चीजें अभी अपडेट करी हैं, कुछ नई योजनाओं में सम्मिलित करी हैं, तो उसकी जो क्रियान्वयन किया है वो कल से किया, 2 नवंबर से किया। इसमें अब सरकार ने घोषणा ये करी है कि प्रत्येक जिले में, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक पार्क बनाया जाएगा, एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम। साथ ही सरकार क्या बोली है कि 52 जिलों में एक जो मार्ग होगा, जैसे हमारे अभी महात्मा गांधी रोड होता है, रविंद्रनाथ टैगोर रोड होता है, तो वैसे एक लाडली लक्ष्मी पथ विकसित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भोपाल में कर दी गई है। वहां पे एक लाडली लक्ष्मी पथ की घोषणा कर दी गई है। ये सब कुछ मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है। हमारे यहाँ बालिकाओं की जो हत्या होती, भ्रूण हत्या होती, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। साथ ही में इस योजना में नया ये है कि जब कोई बालिका एडमिशन लेगी, लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेंगी, तो सरकार उन्हें 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप देगी। वो 2 वर्ष का न्यूनतम क्या कहते हैं, अधिकतम 2 वर्ष का कार्यक्रम होना चाहिए। 2 वर्ष की उनकी जो कॉलेज की टाइमिंग होनी चाहिए वो 2 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही में यदि आप MBBS, BEIM, IIT जैसे कोर्स करने की आप या उसकी तैयारी करते हो, तो उसके लिए सरकार फीस भी भरेगी। ट्रेनिंग, कोचिंग और जन्म के समय प्रमाण पत्र, पोषण प्रबंधन, टीकाकरण, ये सारी चीजें क्या की जाएंगी, उपलब्ध। जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, इन सारी चीजों पर हम नियंत्रण कर लेंगे। ये जो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, ये किसे दी जाती है? जो 1 जनवरी 2006 के पश्चात बालिका जन्मती उन्हें दी जाती है। साथ में मध्य प्रदेश में ये योजना 1 अप्रैल 2007 से शुरू की गई थी। वर्तमान में ये योजना 13+ राज्यों में लागू की गई है। केंद्र सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। और मध्य प्रदेश में 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा, और इसकी जो शुरुआत हुई है ये 2022 से की गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। लघु परिक्रमा पंचकोशी यात्रा कितने दिवसीय होती है? 4 दिनों की, 5 दिनों की, 11 दिनों की या 21 दिनों की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये 5 दिनों की होती है। 84 कोष का प्रश्न आप PSC में पा चुके हो। तो पंचकोशी याद रखना कि ये नर्मदा की परिक्रमा है और ये ओंकारेश्वर में आयोजित की जाती है। अब इसका 47वीं जो परिक्रमा है उसका आयोजन किए जाने वाला है। हिंदी माह के अनुसार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कब प्रारंभ होती है, तो कार्तिक शुक्ल की एकादशी के होती है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना। दिवाली के बाद की जो एकादशी होती है उस दिन से इसकी शुरुआत होती है, जिस दिन हमें 11 कहते हैं हम लोग, उस दिन से इसकी शुरुआत होती है। 5 दिनों की यात्रा होती है, नर्मदा जी के चारों तरफ होती है। साथ में ममलेश्वर जो कि ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, वहां से शुरुआत होती है और वहीं पे इसका समापन किया जाता है। लगभग 75 किलोमीटर की यात्रा होती है। बहुत ज्यादा महत्व है, कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो ये प्रश्न आपसे टकरा सकता है। तो पंचकोशी यात्रा का संबंध खरगोन से है, निमाड़ से है या ओंकारेश्वर से है? कार्तिक शुक्ल में ये की जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सागर गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 4 नवंबर को मनाया जाएगा, 5 नवंबर को मनाया जाएगा, 11 नवंबर को मनाया जाएगा या 26 नवंबर को मनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन डॉक्टर हरि सिंह जो गौर हैं, जिनके नाम से सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, उनका जन्मदिन होता है 26 नवंबर को। उनकी जन्मतिथि पर यह सागर गौरव दिवस मनाया जाएगा। जैसे उज्जैन का जो मनाया जाता है विक्रम संवत जिस दिन से शुरुआत होता है या गुड़ी पड़वा होता है, उस दिन उसको मनाया जाएगा। उसकी कोई डेट निर्धारित नहीं है, जिस दिन वो पर्व पड़ेगा उसी दिन मनाया जाएगा। तो 26 नवंबर को सागर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस बार थोड़ा सा विशेष इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर में जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, उनकी वहां पर एक अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण होगा और ये जो स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो जन्म हुआ था वो 26 नवंबर को हुआ था, सागर जिले में हुआ था। इनकी एक पुस्तक है 7 लाइव्स, ये इनकी आत्मकथा है, इसका नाम हमें याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। पूषा नरेंद्र काला नमक 1638, पूषा नरेंद्र काला नमक 1652, ये किस अनाज की नई किस्में हैं जिसकी अभी खोज की गई है? सरसों की है, चावल की है, दाल की है या गेहूं की है? तो इसका राइट आंसर होगा ये चावल की नई किस्म है। देख लेते हैं
पहली बात तो ये इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और ये बासमती की श्रेणी में नहीं आता, ये गैर बासमती चावल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। अब इसकी जो भूसी होती है वो भी काली होती है, तेज सुगंध वाली धान की एक पारंपरिक किस्म है। इसका जो इतिहास जुड़ा हुआ वो इससे जुड़ा हुआ है कि जो भगवान बुद्ध हैं उनकी श्रावस्ती के लोगों जो, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है श्रावस्ती का, वहां की तरफ इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो भगवान बुद्ध का अपने आप को एक उपहार मानते हैं, क्योंकि इसकी जो मूल किस्म है ये लगभग बौद्ध काल के समय से इसकी खेती की जा रही है, लगभग 600 ईसा पूर्व से इसकी खेती की जा रही है। और इसका जो क्षेत्र है वो आपको नेपाल और जो श्रावस्ती का क्षेत्र है इधर की तरफ ज्यादा मिलेगा। तो ये हिमालय तराई जो कपिल वस्तु हो गई या पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा, यहाँ पर ये काफी ज्यादा उत्पादन इसका होता है और इसको सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। नॉर्थ ईस्ट में भी इस प्रकार की एक धान उपजाई जाती है। अब इसे क्या हुआ, सरकार ने 2012 में जीआई टैग प्रदान किया है काला नमक चावल को, भारत सरकार द्वारा 2012 में जीआई टैग दिया गया है। अभी इसकी 2 नई किस्में खोजी गई हैं जिनका नाम है पूसा। पूसा आपको ज्यादातर धान की किस्मों के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। नरेंद्र काला नमक हमें याद रखना है, मुख्यतः में काला नमक चावल होता है, 1638 और 1652 ये नई किस्म है इसकी खासियत ये है कि इसमें आयरन की मात्रा और जिंक की मात्रा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनकी बहुतायत होती है। साथ में ये इसकी वजह से जो हमें क्या कहते हैं आयरन की कमी से जो बीमारियां होने वाली होती हैं उसमें इस चावल को दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी इस प्रकार का एक चावल उगाया जाता है ब्लैक राइस, और उसमें भी आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, साथ ही में ये अल्जाइमर जो रोग होता है उसके बचाव के लिए अच्छा माना जाता है, बच्चों को देने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो लगभग 11% होती है, जो आम चावल होते हैं उनसे दोगुनी होती है। और इसमें क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है इसका कम होता है, जिसके कारण जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। और इसमें एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हार्ट जैसी बीमारियों की जिसके संबंधित बीमारियों को रोकने में मददगार होते हैं। बात करी जाए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की यानी IARE की, तो ये जो पूसा संस्थान है इसको कृषि अनुसंधान संस्थान शिक्षा और विस्तार के लिए भारत का राष्ट्रीय संस्थान के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से ये पूसा यानी बिहार में 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में स्थित था। फिर 1919 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके कर दिया गया इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। फिर क्या हुआ, वहां पे भूकंप आया तो फिर इसको स्थानांतरित करके 1936 में दिल्ली में रख दिया गया। अब वर्तमान में जो इसका नाम है ICAR, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में वित्त पोषित है और वहीं से इसका प्रशासन चलता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी किस राज्य के नागरिक हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या तमिलनाडु के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के हैं। खबरों में क्यों बने हुए हैं? पहली बात तो ये जो श्याम शरण नेगी हैं ये आजाद भारत के पहले वोटर हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जिनने पहला वोट किया था और ये अभी हिमाचल में वोटिंग चल रही है तो वहां पर इन्होंने अपना वोट डाला है और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनको शुभकामनाएं दी हैं। तो ये याद रखना है क्योंकि लगातार न्यूज पे बने हुए हैं, नेशनल न्यूज पे भी बने हुए हैं। इन्होंने लगभग 16 बार अभी तक ये वोट दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 16 जितने चुनाव हुए सभी में इन्होंने वोट किया है। हर चुनाव में ये वोट डालने अपना मतदान करने जरूर जाते हैं। और साथ में राज्य चुनाव आयोग जो है हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने अपना क्या कहते हैं इन्हें प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और 2014 से ये राज्य में चुनाव आयोग के प्रतीक चिन्ह के रूप में माने जाते हैं। शिक्षक हैं और हर चुनाव में प्रतिवर्ष मतदान करने जरूर जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 8। सुश्री ईलाबेन भट्ट जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी, लेखक थी, अभिनेत्री थी या राजनीति के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर होगा ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। डिटेल्स देख लेते हैं। बहुत बड़ी एक शख्सियत थी हमारे देश की। इनका जो जन्म हुआ था ये गुजरात में हुआ था और इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ की असंगठित महिलाएं हैं, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए इन्होंने एक सेवा संस्थान का गठन किया था जिसे सेवा नाम से जाना जाता है। 1972 में इसे सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। आप इसको सेवा नाम से याद रखेंगे। और इन्होंने इस व्यापार संघ की स्थापना की थी। उसके पीछे एक कहानी थी। गुजरात में जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं थी, लेबर थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या हुआ था कि इनके यहाँ भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें पता चला कि उनको जो प्रतिदिन का उनके खर्च मिलता है वो बहुत कम मिलता है।
तो इन्होंने व्यापारिक संगठनों से बात करी। जब इन्होंने व्यापारिक संगठनों से बात करी तो व्यापारियों ने कहा, जो वहां के व्यापारी थे, कि हम इन्हें उचित मूल्य दे रहे हैं, जो इनका मेहताना है वो हम पूरा का पूरा दे रहे हैं और ज्यादा ही दे रहे हैं। फिर क्या हुआ कि इन्होंने उन बातों को न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स के रूप में काफी लिखा कि यहाँ पे सभी जो व्यापारी हैं, ये जो काम करते हैं, मजदूर हैं, इन्हें ये उनकी मेहनत से ज्यादा पैसा दे रहे हैं और पूरा दे रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन व्यापारियों की इन्हें पूरी की पूरी जो बाकायदे उसके फर्म के नाम से लिखा था कि इस फर्म ने कहा कि हम इतना पैसा देते हैं और पूरे समय का पूरा पैसा देते हैं। फिर क्या हुआ कि जब वो अखबार में प्रकाशित हुई वो सारी की सारी खबरें, तो उन्होंने उन अखबारों की जो कतरने थी वो सभी मजदूरों को दे करके बोला कि आप ये अखबार ले करके जाइए और अपने अपने आपके जो व्यापारी हैं जहां आप काम करते हैं उनसे आप अपना पूरा पैसा मांगिए, उन्हें पढ़ाइए कि ये क्या सही लिखा है, क्या आप हमें इतना दे रहे हो। इसके बाद क्या हुआ, ये एक तरह से एक आंदोलन के रूप में ये खड़ा हो गया। सभी जो मजदूर थे वो जा करके वो अखबार उन्हें देने लगे। जो व्यापारी संगठन थे उन्हें लगा कि अब हमारा क्या हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है और धीरे धीरे जो मजदूर वर्ग है ये इकट्ठा हो रहा है। तो फिर उन्होंने इनके साथ बैठ करके बात करी और वहां पर एक सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन यानी सेवा नाम का एक संगठन का जन्म हुआ। इसमें आज की डेट में लगभग 12 लाख से अधिक महिलाएं हैं जो इसकी सदस्य हैं। इनका अपना खुद का एक कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करी है जो 1974 में करी है, सेवा कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पर ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं या जो असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हैं उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाती है। उनका खुद का अपना कोई बिजनेस चालू करना है तो उसमें सहायता प्रदान की जाती है। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से इन्हें 2010 में निवानो का शांति पुरस्कार मिला था। साथ ही में वर्तमान में केंद्रीय जो हमारा रिजर्व बैंक है उसकी केंद्रीय बोर्ड की एक निर्देशक भी थी। 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 1986 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और 1977 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था और 2011 में इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। पूर्व में राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। साथ में भारतीय जो हमारा योजना आयोग है जो अब नहीं है उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, वहां की भी ये सदस्य रही हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, जोजिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 11 नवंबर को, 15 नवंबर को या 5 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा जिस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है उस दिन जोजिला दिवस भी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये ऑपरेशन बाइसन की उपलब्धि पे मनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ हाल ही में क्या हुआ, 1 नवंबर 2022 को जोजिला जो द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक है वहां पर सलामी दी गई है और ये मनाया गया। ये मनाया जाता है 1948 में क्या हुआ था, जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है वहां पे जो जोजिला दर्रा है वहां पर पाकिस्तान सेना ने क्या किया था, अटैक किया था। और क्योंकि इसके पहले भारतीय सेना को अनुभव नहीं था इतनी ऊंचाइयों पर लड़ने का, यह ऐसा पहली बार था कि जो भारतीय सेना है उन्होंने टैंकों का इस्तेमाल इतनी ऊंचाई पर किया था और उस पर जीत भी पाई थी। तो जो भारतीय सेना है उसकी बहादुरी और इसके अदम्य साहस के उस पे ये नेवर से डाई का जो प्रतीक है वो अपनाया गया उस दिन से और जोजिला दिवस के रूप में मनाया गया। जो जोजिला दर्रा है वो हमारा कहाँ है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 पर स्थित है। जम्मू कश्मीर का एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। साथ ही में ये क्या है, कश्मीर घाटी में श्रीनगर को और लद्दाख क्षेत्र के लेह को जोड़ता है आपस में। ठीक है, इसके साथ क्या है, श्रीनगर में जो लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फोटूला दर्रा है उसके बाद ये सबसे ऊंचा दर्रा है और इसको बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, ग्लाइफोसेट का व्यापक रूप से कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्लाइफोसेट का। यह एक प्रकार का है खरपतवारनाशी है, जैव खाद है, मृदा का पोषक तत्व है या इल्लियों को मारने का एक कीटनाशक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर होगा ये खरपतवारनाशी है। काफी समय तक जो ऑक्सीटोसिन है वो इंजेक्शन है वो खबरों पे बना हुआ था क्योंकि इसका इस्तेमाल पशुओं पर भी किया जाता था और उसके कारण क्या हुआ था, गिद्धों की संख्या कम होने लगी थी और बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में पेपरों में वो पूछा भी गया था। इसी प्रकार से जो ग्लाइफोसेट है यह एक खरपतवारनाशी है। इसका जो प्रयोग किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के में किया जाता है और इसके जो प्रमुख घटक होते हैं उसमें आपका अमोनियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जब इसका फसल में प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये हमारे फसलों के साथ हमें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर, प्रजनन दोष या विकासात्मक विषाक्तता की हमें या तंत्रिका संबंधी हमें बीमारियां होने लगती हैं या हमें इससे समस्याएं जाने लगती हैं। इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो चाय बागानों में किया जाता है या गैर फसल क्षेत्र में किया जाता है।
अब चाय बागानों में होता है तो भी ये हमारे तक पहुंच जाता है। तो सरकार ने क्या कहा है कि अभी इस पर एकदम से प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब इसको लगभग इस पर प्रतिबंध लगाकर सरकार का उद्देश्य है कि इसको आने वाले कुछ वर्षों में हम इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देंगे। तो वर्तमान में इसका कीट नियंत्रण संचालकों को ही इसकी अनुमति दी गई है, एक लिमिट में इसकी परमिशन दी गई है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था ब्रिटिश शासन में कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, ब्रिटिश शासन में मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1861 को किया गया था, 2 नवंबर 1861 को किया गया था, 1903 में किया गया था या 1 नवंबर 1903 में किया गया? राइट आंसर देवांशु और जय महाकाल आपने बिल्कुल सही लगाया है, 2 नवंबर 1861 में किया गया था। कुछ डिटेल्स हैं उसकी हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अपने पास अपने जो नोट्स है वहाँ पर अपडेट कर लेंगे। मोटा मोटा ये है कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तो हमारे मध्य प्रांत का जो गठन हुआ था, मध्य प्रदेश की एक तरह से शुरुआत हुई थी, निर्माण की एक शुरुआत हुई थी, वो 2 नवंबर 1861 में हुई थी। क्यों की गई थी? इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि उस समय पे इतना ज़्यादा ब्रिटिश सरकार कंट्रोल कर नहीं पा रही थी और ये एक तरह से असफलता माना जा रहा था। तो क्योंकि उसी के पहले हमारे यहाँ क्या हुआ? बुंदेला विद्रोह हुआ। बुंदेला विद्रोह के बाद हमारे यहाँ क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। इन सब गतिविधियों के बाद क्या हुआ कि ऐसा महसूस किया गया कि अब यहाँ पर हमें एक अलग से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, छावनियाँ बनानी बहुत ज़रूरी है। तो उसके पहले एक प्रांत का गठन किया जाना चाहिए। तो जो सागर और नर्मदा का जो क्षेत्र था, नागपुर प्रांत को भी मिला लेते हैं, इसको मिलाने के बाद एक मध्य प्रांत का गठन किया गया। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लिया, इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे कुछ चीज़ें स्थिर हो गई तो इसके बाद महसूस किया गया कि जो अपना बरार क्षेत्र है, जो कि उस समय पे लगभग पेशवा के अधीन था, मूलतः जो था वो बरार क्षेत्र वो पेशवाओं का क्षेत्र माना जाता है। महाराष्ट्र का आपका क्षेत्र, महाराष्ट्र किसके लिए? मराठों के लिए है। तो पूरा का पूरा बरार जो वर्तमान में भी किसके हिस्से में गया है? महाराष्ट्र के हिस्से में गया है। तो वो जो क्षेत्र है इनको मिला करके एक राज्य बनाया गया मध्य प्रांत और बरार, जिसे हमारे जब मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1948 का गठन हुआ तब तक ये मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद 1 नवंबर 1948 को मध्य प्रांत का नाम बदला गया, इसे मध्य प्रदेश किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ हो गया। मध्य प्रदेश की जो बाकी की रियासतें थी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, ये सारी रियासतें दतिया तक उधर तक थी, इन सारी रियासतों को क्या किया गया? मिलाया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के जो बरार क्षेत्र जो उस समय सम्मिलित किया गया था, जो कि मराठी भाषी क्षेत्र था, उसको फिर वापस किसको दे दिया गया? महाराष्ट्र को दे दिया गया। मध्य प्रदेश बरार उस समय पे हमारे यहाँ की जो पूरा कंट्रोल होता था वो नागपुर से होता था। फिर नागपुर और उधर का पूरा जो क्षेत्र है, आज महाराष्ट्र में भी बरार अपने आप में एक अलग माना जाता है, क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारी संस्कृति भी वहाँ पर मिल गई। तो मध्य प्रदेश का इस प्रकार से हमारे जन्म हुआ। ये सारी डिटेल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन को रद्द करने एवं ब्रिटिश सरकार से मध्य प्रांत एवं बरार में विधानसभा स्थापित करने की मांग की गई? बिल्कुल नहीं घूमना है। क्या हुआ था? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था बंगाल, जिसमें 2 मांगे की गई थी। पहली मांग थी बंगाल विभाजन को आप रद्द करो। दूसरी मांग ये थी कि जो मध्य प्रांत और बरार है इसमें एक विधानसभा आप स्थापित करो, यानी वहां पर आप चुनाव करवाओ। तो आप ये बताना है कि ये जो मांगे की गई थी, ये मांगे किस अधिवेशन में की गई थी? जो कांग्रेस की बैठक हुई थी वो किस अधिवेशन में की गई थी? इलाहाबाद अधिवेशन में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी, त्रिपुरी अधिवेशन में की गई थी या बंबई अधिवेशन में की गई थी? धीरे धीरे हम प्रश्नों की गहराई पे जाएंगे। आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर दें और इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो 2 से 3 लाइनें लिखनी है। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक मिलेगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी उनको हार्ट देगा। मेरा आप सब लोग को डेली का सुझाव रहता है, हमेशा देता रहूंगा, आगे भी देता रहूंगा। जिनके आंसर्स पे एग्जाम गुरुजी हार्ट देता है, आप लोग उनके आंसर जरूर पढ़ा करें, आपको बहुत सारी जानकारियां वहां पर मिलेंगी और आपकी वो जानकारियां आपके ही काम की हैं। करंट अफेयर खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस के वीडियो कोर्स में बड़े ऑफर चल रहे हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स परचेज करते हैं, जिसकी कॉस्ट 3,999 है, 3 वर्षों के सब्सक्रिप्शन के साथ है। यहाँ पर आपको प्री के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं पे एमपीपीएससी प्री और मेंस का जो कोर्स है ये 14,999 का है। इसके साथ आपको प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स दिए जाएंगे।
कोर्स में ये सारे के सारे कोर्स लगातार अपडेट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कल ज्वाइन किया तो अगले वीडियोस अपडेट नहीं होंगे, सभी के सभी वीडियोस अपडेट होते हैं। इनकी जो वैलिडिटी है वो दिसंबर तक के लिए है। और मेंस कोर्स में आपको 4 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें वीडियो अपडेट किए जाएंगे। वो चाहे 1 वर्ष पहले ज्वाइन करे या अगले वर्ष करेगा, सभी को वीडियो अपडेट होंगे। ज़्यादा डिटेल्स के लिए नीचे आप जो नंबर दिए गए हैं इनमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या एग्जाम गुरुजी के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।